अस्सलाम वालेकुम। इस खसूसी इंतखाबी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ असद नईम ख़ान। मेरा साथ देंगे बाकर सज्जाद साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, महर बुखारी साहिबा न्यूज़ आई की एंकर हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब कराची शहर से, और साथ में ज़रा हट के की भी तमाम टीम, मुबशर जैदी साहब, ज़रार खोड़ो साहब और वसतुल्लाह साहब। शुरू करेंगे हम आज जो परवेज़ रशीद साहब, शहरी रहमान साहिबा और रज़ा रब्बानी साहब की ऐवान बाला में एक इंतहाई दिलचस्प उन्होंने तकरीर की थी। परवेज़ रशीद साहब ने तो कुछ कलादम तंजीमों के बारे में सवालिया निशान उठाया। शहरी रहमान साहिबा ने कहा कि जिस तरफ जमहूरियत जा रही है सबकी नज़रें हैं, और रज़ा रब्बानी साहब ने बार बार कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो ना सिर्फ मुतनाज़िया है, निगरान हुकूमत सो रही है। तो जी डिस्कशन ज़रा खोलते हैं। महर साहिबा, व्हाट डिड यू थिंक इन तमाम जो आप सेनेटर्स का ये जो द हाउस ऑफ द फेडरेशन जब इस तरह की बात कर रही है इतने अहम इंतखाब के बारे में? मुझे तो ताज्जुब भी हो रहा है असद, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम बिलखसूस एंड आई एम श्योर जनरली ऑल ऑफ मीडिया यही सवाल उठा रहे हैं, इसकी तह तक पहुंच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के बीपर्स ले रहे हैं, उनसे राब्ते करें, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। मगर सबसे मज़े की बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की सेनेट के अंदर हेडेड बाय रहमान मलिक साहब एक यूनानिमस रेजोल्यूशन इन्होंने जुमेरात को पास की, जब तमाम तर लोगों में शुमार इलेक्शन कमीशन के अमले का भी था, हेड्स का भी था, तर्जुमान का भी था, साथ DGISPR भी थे जो GHQ की नुमाइंदगी कर रहे थे, और एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आई, सारी डिटेल्स के ऊपर गुफ्तशनीद हुई डिटेल तक, और उस रेजोल्यूशन के अंदर लिखा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के काम को सराहा जाता है, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस को जो एड और सिविल पावर बुलाया गया और उनको जो पावर्स दी गई हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देंगे, और बड़ा बेहतरीन जो है ये जिम्मेदारी इन लोगों ने ली है। इनके बॉर्डर्स के ऊपर भी इनके काम को, सरहदों के ऊपर ये लिखा हुआ था, उसको भी सपोर्ट करते हैं। ये सारा कुछ हुआ, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की गई, और फिर सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ये सवाल उठा रहे हैं, या तो वो लाइल्म है, उनको पता नहीं है, या अखबार नहीं पढ़ते, या डिटेल्स उनको मालूम नहीं है। अपने कॉलीग रहमान मलिक साहब से ही पूछ लीजिए, इतनी तफसीली एक ये डिटेल डिस्कशन हुई है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट में। सो मुझे वाकई नहीं समझ आ रहा कि व्हाट इज सेनेटर साहब थिंकिंग, उनको क्यों सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इतनी कंफ्यूजन मजीद वो क्यों फैला रहे हैं कि ऐसे दौर में, एक ऐसे टाइम में जब आपको पता है कि इस फिजा का जिक्र किया जा रहा है, और बैन अवी तौर पे भी आर्टिकल्स छप रहे हैं, लोग कह रहे हैं द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज इलेक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट है इलेक्शंस के अंदर। मुझे लगता है 2018 के इलेक्शंस को हमारा ये काम है, हम सवाल उठाएं, बिल्कुल उनको जवाब भी मिलना चाहिए, बट जब व्हेन द फोरम्स आर एक्टिवेटेड तो 2018 इलेक्शंस को गैर मुतनाज़े बनाने में ये क्यों सब किरदार अदा कर रहे हैं? सेनेटर्स, व्हाई कांट ही आस्क हिज कॉलीग, व्हाई कांट ही लुक इनटू क्या प्रोसीडिंग्स हुई थी, रेजोल्यूशन पढ़ लें, सवाल जवाब कर लें, अखबार पढ़ लें सर। अच्छा, क्या इसी पे मुजाहिद साहब, जिस तरह महर साहिबा ने फरमाया, क्या इंतखाबात कुछ गैर जिम्मेदारी से मुतनाज़ा किए जा रहे हैं, या जब वो बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, निगरान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही, तो उस बात में वजन है? ठीक है, एक तो आज मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है, मैं तो अब इंक्लूड 70 को भी करने लगा हूँ कि जो मुतनाज़ा ना हो पहले और बाद में। ये गुफ्तगू हम तो 77 से तो बाहोश आवाज़ सुनते चले आए। सबको पता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या करा, किस तरीके से अपने को मंतखब कराया, बाद के सालों में जो मियाँ साहब के इलेक्शन होते रहे। एक तो ये वाली बात के मुझे तो कोई बहुत अनहोनी बात नहीं लग रही, और इस तमाम पहलू का अभी तक अच्छी बात ये लग रही है, 2-4 खुदकश हमले हुए कि स्क्रीनों पे बहस हो रही है, बयानात आ रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और आज़ादाना हो रहे हैं। जब तक कि हमें ये वाकई ना पता चले कि इस इलेक्शन में बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट, मारूफ मानूम इस्टेब्लिशमेंट को कुछ लोग पिंडी आपारा कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, उनकी मदाखलत का सबूत भी दिया जाए, ये सवाल लगते हैं। और एक आध अगर नाम भी लिया गया, उसकी क्लैरिफिकेशन हुई, तो ये जो इस वक्त जो खास तौर पे जो सेनेट में कुछ हो रहा है, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मुबशिर के इस वक्त जो गुफ्तगू ये लोग कर रहे हैं, यानी ये इसका इन सवाल जवाब उठा रहे हैं उनकी पार्टी की लीडरशिप में। रज़ा रब्बानी ने आज जो गुफ्तगू की है, या शहरी रहमान ने, या परवेज़ रशीद ने, उसमें से बाज़ बातें तो डेफिनेटली उन्होंने रिपीट की हैं, लेकिन आप उन्हें टोटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। बाज़ बातें उन्होंने उठाई भी हैं। मसलन रज़ा रब्बानी और शहरी रहमान दोनों ने ये पॉइंट उठाया है कि पंजाब के वज़ीर क़ानून ने एक बयान दिया
कि जिन लोगों को 4th शेड्यूल में नाजायज़ शामिल किया गया है उनके नाम निकालने की वो ज़ाती निगरानी करेंगे। कौन? पंजाब के वज़ीर खान, केयर टेकर का होम मिनिस्टर। अच्छा, बज़ाहिर इस जुमले में कोई नहीं है, ठीक है, अगर नाजायज़ किसी को शामिल किया गया है, लेकिन ये उस सियाक़ व सबाक़ में बात की गई है कि जो कलदम तंजीमें हैं उनको तो कलदम करार दे दिया गया, लेकिन उनके जो अरकान है वो मुख्तलिफ रूप बदलते हुए इस इलेक्शन कैंपेन में और उम्मीदवारी वगैरह कर रहे हैं, और उनको भी सपोर्ट तो मेन स्ट्रीम पार्टियां कर रही हैं। तब जाके रज़ा रब्बानी और शेरी रहमान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि भाई साहब आप कहाँ सो रहे हैं, हेलो निगरां हुकूमत आप क्या कर रहे हैं। ये उस सियाक़ व सबाक़ में लेने की बात है, एक जुमला काट के नहीं बिल्कुल तबसरा नहीं कर सकते। अगर आपकी बात 100% सही है, महर भी सही कह रही है अबाउट द ECP वाले जो पॉइंट्स हैं और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वाली, कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पहले ही मिल गए हैं। एक और चीज जरा क्लैरिफाई करनी चाहिए, परवेज रशीद, मैं परवेज रशीद वाली बात, परवेज रशीद मैं बता दूं जो है। अच्छा, एक तो परवेज रशीद ने ये कहा, जाहिर है कि वो नैब के हैं तो उन्हें कंपैरिजन करना ही चाहिए था कि नैब और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें एक जानिब इमरान खान वगैरह को इस्तिस्ना दे रही हैं और नून के उम्मीदवारों को तलब करें। एनीवेज, उन्होंने कहा कि जी पंजाब के निगरां वज़ीर आला हसन अस्करी ने का एक बयान भारतीय वेबसाइट है फर्स्ट पोस्ट जी, उस पर शाया हुआ, जिसमें हसन अस्करी साहब से ये बात मंसूब की गई कि PTI ज़्यादा और मुस्लिम लीग नवाज़ कम सीटें लेगी। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या निगरां वज़ीर आला को ऐसी पेश गोइयाँ ज़ेब देती हैं। अब क्योंकि अभी हम इस पर बात कर रहे थे तो मैंने भी कहा कि यार ये मैंने सुनी नहीं है कहीं ये बात, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि ये बात की नहीं गई है। तो गए हम फर्स्ट पोस्ट की वेबसाइट पर, वहाँ पर 2 स्टोरियाँ हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा गौर करें, जिसमें ये कोट है और बाकायदा ये कोट है कि जी मुझे लग रहा है कि PTI ज़्यादा सीटें लेगी। उसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल एनालिस्ट हसन अस्करी। जो लेटेस्ट स्टोरी आई है उसमें उनका कोई और बयान है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हसन अस्करी के नाम से, कट पेस्ट के यू नो ये तस्वुर गलत है कि हम PTI नहीं बात सुनो, एक सेकंड महर, let me finish and I'll just explain it to you what happened here। मुझे जो लग रहा है कि ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट वाला कोट है ये उन्होंने पहले कहीं और से उठाया है। अक्सर जब आप डेस्क जॉब स्टोरी कर रहे होते हो ना, आप बंदे को गूगल कर लेते हो, उसके कोई और बयान है तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा वाइल टॉकिंग टू फर्स्ट पोस्ट या फलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नॉट इवन केयर टेकर पंजाब, नहीं नॉट इवन दैट, ये एक स्मोकिंग वाला है। और दूसरी बात, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर हसन अस्करी साहब निगरान वजीर आला होने की हैसियत से कहते हैं कि जी PTI जीत रही है, तो सर आपकी क्या टॉप हेडलाइन नहीं होती पाकिस्तान में यार? हाँ, आज आपके एक सर्वे ने जो कहा है, तो उन्होंने आपका एक मुस्तनद इदारे का सर्वे भी आया है, उन्होंने भी फिगर दी है, क्यों नहीं है भाई कि फर्स्ट पोस्ट ने जब वो एनालिस्ट थे तो उनका कोई कोड लेके अब लगा दिया, मुझे जबकि वो चीफ मिनिस्टर बन गए, हालांकि पहले का। और इस पे मतलब ऑब्वियसली देखिए एहतियात करनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि चीजें कहां से आई हैं। लेकिन आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो इजराइल पर बम फाड़ने वाले थे एक फेक न्यूज पर, तो ये होता है ठीक है ना। हमें हम अपने आप को रोते होते हैं ना कि डिजिटल लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी, इसमें थोड़ा सा जी जरार जी अगर हम इसको देख लेना कि हम थोड़ा सा उसको ये जो पूरी जिस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रही है और जिसमें आई सेनेट ने ये क्वेश्चंस रेज किए, कल PMLN के सेनेटर्स ने भी रेज किए थे, वो ये है कि लेजिटिमेसी अगर इलेक्शंस की डिटरमिन होनी है तो वो सिर्फ वो जो पोलिंग डे पे जो वोटिंग होनी है उससे नहीं होनी, जो ओवरऑल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। और बहुत सी चीज़ें हैं इस तरह की जिनकी वजह से लोगों को क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस का अकाउंटेबिलिटी के नाम पे प्रोसिक्यूशन का होना, कुछ डिजर्शंस के बारे में क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। आपने खुद कई दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया कि कहाँ से ये जीप वाला जो है वो चीज़ आ गई, खलाई मखलूक और महकमा ज़राअत जैसे इस्तारे सामने आए, तो यकीनन ये सारा कुछ जो है ये डिटरमिन कर रहा है कि लोगों को आपके इस प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं है। तो हम सिर्फ ये कि वो जो इलेक्शन का प्रोसेस है, जो मिलिट्री का सिक्योरिटी रोल है या इलेक्शन ने
जो वोटिंग होनी है उस पर अगर हमने प्रेडिकेट कर दें कि जनाब ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, तो मेरा ख्याल में उससे ये तो बात कोई करेंगे डिटरमिन नहीं हो सकेगा। हमें वोट को जो है ये लेवल का एडिटोरियल पढ़ लो आज का यार, वेलकम किया है, करनी पड़ेगी। और बात इतनी फैल गई है कि अब सिर्फ लाहौर या इस्लामाबाद तक नहीं, वाशिंगटन तक पहुंच गई है। वो तो अमरीकी वजारत खारजा ने और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए लोगों सर पहले आप लोग घूम घूम के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त, तमाम दोस्तों को मैं लेके आना चाह रहा हूँ आज जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का बयान उन्होंने रावलपिंडी बार के सामने दे दिया। आप लोग तो वहीं बैठे हुए हैं भाई, तो थोड़ा ये उस पर खासा हंगामा मचा हुआ है। मैंने सभी ने जाहिर है, आई एम श्योर कि वो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस चल रही हैं वो देख रहे होंगे। मीडिया पे नहीं, बहुत नहीं मीडिया पे नहीं, सोशल मीडिया कह रहा हूँ। तो अच्छा मीडिया का सोशल मीडिया पे उनकी तकरीर चल रही है, मीडिया पे खबर। आपकी बात सुनो, अच्छा 12 आ जाएं उस पे, कंटेंट पे आ जाए ना, कि जो कुछ भी है जो अखबार में, बीबीसी की वेबसाइट्स पे, डॉन में, जंग में, द न्यूज़ पे और जो सोशल मीडिया पे है और जो वीडियोस हैं उसके हिसाब से बहुत ही सीरियस एलिगेशन है कि बकौल शौकत अली सिद्दीकी साहब के ISI के एहलकारों ने कहा कि हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले करो तो तुम्हें वक्त से पहले इस साल सितंबर में चीफ जस्टिस बना देंगे, तुम्हारे खिलाफ जो रेफरेंस है वो भी ख़त्म करा देंगे। मेरे इनकार के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी से रब्ता किया और उनसे कहा कि नवाज़ शरीफ की जानिब से एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील की समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस शौकत सिद्दीकी को शामिल ना किया जाए और इंतखाबात से पहले नवाज़ और मरीम जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी कि जिस बेंच से आप इजी महसूस करते हैं वैसा बेंच बना देंगे। चुनांचे मर्ज़ी का बेंच बनवाया गया और अपील की समाअत आम इंतखाबात के बाद रख दी गई। आगे उन्होंने कहा कि ISI अदालती मामलात। मुस्तफा साहब एक मिनट, अगर आपसे एक छोटी सी क्लैरिटी लूँ जी मुस्तफा साहब, कि मैं ये सारी एलिगेशंस हम सुबह के सुन चुके हैं, क्या आप समझते हैं कि इनको हम ऑन देयर फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर ले? क्योंकि जब भी कोई डिबेट कर रही है मेरा भाई कर रहे हैं, भाई साहब सुन लो पहले सुन ले मेरे भाई, डिटरमिन होगा कि तो सुन लो, उसके बाद इसी पॉइंट पे तो आ रहे हैं जो इसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं। पहले सुन तो ले, उससे आगे भी एक बात है, इससे आगे 10 ये मामला किसी रिटायर्ड जज का नहीं है, एक सिटिंग जज ने ये कहा है, इसलिए पहले सुन लें फिर उसके बाद उस पर कमेंट कर लेते हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा जी कि एहतसाब अदालत की जो कार्रवाई हुई थी उसकी इंतज़ामी निगरानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिम्मेदारी थी, मगर रेफरेंस की निगरानी सुप्रीम कोर्ट और ISI करती रही। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस की अदालती कार्रवाई के बारे में ISI को ब्रीफिंग दी जाती थी। मुझे मालूम है कि एहतसाब अदालत के रोज़ाना की कार्रवाई कहाँ जाती है। मुझे ये भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन किसका पैगाम लेके जाता है। क्या पहली बार हुआ है? अच्छा सुन लीजिए ना। अच्छा ये हो गए, ये है एलिगेशन, एक सिटिंग एलिगेशन हाई कोर्ट के जज ने लगाए हैं, किसी रिटायर्ड जज ने नहीं लगाए हैं। और हाई कोर्ट के जज का मतलब ये है कि अगर वो मुझे सजाए मौत सुना दे तो वो फैसला जो है उसको पूरा 100% यकीन किया जाता है और उसको और अब इनको सबूत भी देने पड़ेंगे। अच्छा, नहीं सबूत देने पड़ेंगे ना, उन लोगों के नाम भी देने पड़ेंगे कि जिनके जरिए सब कुछ हुआ। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि अब इससे बचने का, अब उन्होंने तो बॉल फेंक दी कोर्ट में। बिल्कुल। अब अथॉरिटीज का फर्ज क्या है, आला जुडिशरी का फर्ज क्या है, फौरी तौर पे कोई ना कोई ऐसा सेटअप बनाए, क्योंकि एलिगेशन सीरियस है, सिटिंग जज की तरफ से आ रहे हैं। दूध का दूध पानी करने के लिए इलेक्शन पोलिंग डेट से पहले कम से कम उस कमेटी या उस सेटअप का ऐलान कर दें, ताकि कम से कम ये इत्मीनान हो कि इस चीज को कंसीडर किया जा रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ चुका है और उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अली जफर साहब होनी चाहिए, उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है। अच्छा हाँ, अब आप जो बात कर रहे थे जस्टिस से कहा है, बिल्कुल फेस वैल्यू पे नहीं लेनी चाहिए। जाके मां पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? जी सर बोलिए जी।
क्विकली जी, ये बड़ी डैमिंग एलिगेशंस हैं पूरे आपके अदालती और सियासी निज़ाम के ऊपर, और इनको अगर संजीदगी से नहीं लिया जाएगा तो वो शक व शुबा, जिस तरह हम जैसे लोग जो नहीं चाह रहे कि लेजिटिमेसी 2018 इलेक्शन की चैलेंज हो, हमें भी चैलेंज करनी पड़ जाएगी। द प्रॉब्लम हेयर इज द बक स्टॉप्स एट हिज बॉस। चीफ जस्टिस को उन्होंने अपने डायरेक्टली उनको कोट करते हुए बात की है, ही नीड्स टू स्पीक अप फर्स्ट। पहले तो वो बात बताएं कि सही है गलत है, और उसके बाद क्योंकि उस बेंच में नहीं डॉक्टर सिद्दीकी, जस्टिस सिद्दीकी को डाला गया, दैट मींस चीफ जस्टिस एलिजिडली आईएसआई के बंदों की बातें सुन रहा था। सो भाई अपने आप को भी क्लियर करें आके। दूसरी ये आपको पैनामा तर्ज या डॉन लीक्स हमारे जिसकी वजह से नोटोरियस हो गए, डॉन लीक्स तर्ज से कम की तहकीकात ये नहीं हो सकती, उतनी ही संजीदगी से इसको लेना पड़ेगा। तीसरा ये जहन में रखिए, जुलाई के एंड में मौसूफ का अपना ओपन ट्रायल है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, बहुत लोग टाइमिंग की वजह से भी उनकी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज समझ रहे हैं। चौथा सबसे बड़ा पार्ट, आप ऐसी कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी का हिस्सा क्यों बनते रहे हैं, आप इधर से पर्क्स और प्रिविलेजेस क्यों ले रहे हैं, आप क्यों नहीं रिजाइन करके अलहदा होते और फिर एक्सपोज करते। ये चारों नुकात जहन में रखने होंगे। एंड मुझे लगता है कि बिल्कुल DGIS PR गोके वो कहते हैं हमने बहुत दफा हम एक अनपैरेलल्ड रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे हैं, मगर ऐसे बिकॉज इतने all bigotry aside, I'm sorry, but he has very ugly और full of venom इनकी judgments हमने देख ली हैं। All bigotry aside, जज तो है हाई कोर्ट का, whether you like him or not, और उसने बड़ी बात की है, बड़ी allegation लगाई है। So the spokesperson needs to speak up from on behalf of his organization as well. Absolutely, man. I think you're 100% right. इसमें एक चीज अभी तक कोई रद्द नहीं आया चीफ जस्टिस की तरफ से। जो जज साहब ने कहा है वो अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनके आर्टिकल 9 और 5 की शायद उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, कि जिसमें उन्होंने कमिट किया है कि वो जो कोर्ट्स के दरमियान हार्मनी को भी मेंटेन करेंगे। उनकी तो मेरे भाई ये तो चीफ जस्टिस को कहना चाहिए ना बाकिर, ये आपको तो नहीं कहना चाहिए बाकिर, तो उन्होंने बाल फेंक दिया भाई, ये तो चीफ जस्टिस को कहना चाहिए ना, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन तो भाई कोड ऑफ कंडक्ट तो अस्पताल जाने की भी इजाजत नहीं देता ना मेरा भाई। उन्होंने चले ख्याल नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये एलिगेशन लगा दी। अब नेक्स्ट लेवल आ गया ना कि अब जब एलिगेशन सामने आई गए हैं तो इनकी फौरी तौर पे तहकीकात के लिए कोई ना कोई सेटअप हो, और अब इतवार को भी कोर्टें लगती हैं, तो बेहतर ये है कि कल इस पर आ जाए। बाद अगर होगा तो उसकी वो अहमियत नहीं और होगी। इससे पहले कि आगे बात बढ़े, कल इतवार को भी कोर्टें लगती हैं, चीफ जस्टिस साहब को फौरी तौर पर इसका खुद नोटिस देना चाहिए। और क्योंकि माशाल्लाह इस मामले में उन्होंने बड़ा, मैंने देखा है कि दिन रात दिन का ख्याल रखते हैं ना, रात का इतवार की छुट्टियां भी खत्म कर देते हैं, तो व्हाई नॉट कल इतवार के दिन इस चीज को, और उनको चाहिए कि उन्हें अब तक कॉल कर लेना चाहिए जस्टिस सिद्दीकी को, और उनको चाहिए कि वो अपना केस पेश करें। अपना कंटेम्प्ट भी है ना एक तरह की, कि अगर आप चीफ जस्टिस के खिलाफ। बरेली साहब थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं तो हमारे पास इंडिया की एग्जांपल मौजूद है, कोई पुराना प्रेसिडेंट नहीं है कि 10 साल 20 साल पुराना। पिछले साल का वाकया था, वहां पर भी एक हाई कोर्ट के जज ने अपने दूसरे जजेस पे इल्जामात लगाए कि वो उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, वहाँ के जजेस करप्ट हैं, तो वहाँ पर उसको भी एक वहाँ पे ट्रायल हुआ। मद्रास का हाई कोर्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट्स, लीगल प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जहाँ पर इस तरह के इल्जामात जजेस की तरफ से दूसरे जजेस पे लगाए गए और उनको किस तरह से प्रोसीड किया गया। अच्छा जी, आगे अच्छा एक चीज असद में थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें जो स्टेटमेंट्स रह गई थी इसी सेनेट में। अच्छा असद, पहले असद बिफोर यू गो इनटू द सेनेट, मैं बस ये जस्टिस शकीकी वाले केस पे एक दो चीजें बात करना चाह रहा हूँ कि यार हम ना इतने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम फंस गए हैं ना यार, हम इतने बट गए हैं, इतने पोलराइज हो गए हैं कि कोई बंदा एक बात करता है जो शायद आपको अच्छी लगी या आपके मौक़िफ़ के साथ चलती है, वो बंदा हीरो है, हाँ चीफ चेहरे जानिसार या जो भी जिसने भी कहा है। हाँ अच्छा, 2 घंटे बाद वही बंदा कोई ऐसी बात करे जो आपको अच्छी नहीं लगती ना, वो हीरो से 0 क्या -20 हो जाता है। नहीं, ये एक मसला है हमारे साथ ना यार, अभी भी आज भी मतलब देखे, जैसे आप सोशल मीडिया देख लें, हाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कह रहे हैं हाँ तो ये सारे अब इसको सपोर्ट करना चाहिए, एक बंदा नहीं सपोर्ट करा, वो अपने जहन में उन लोगों ने बनाया हुए लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं। एक आखिरी बात, बड़ी गंदी पोलराइजेशन, गंदी। और एक आखिरी चीज असद, मैं बस क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आज भी मैंने ये देखा है सर, बिल्कुल ही गंदी पोलराइजेशन है जी सर। आखिरी बात से फिर वक्फा लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए आज दोबारा जब भी जस्टिस सिद्दीकी का मेंशन होता है सोशल मीडिया पर, एक तस्वीर सामने आती है, ठीक है, स्प्लिट तस्वीर है कि एक बंदा मुमताज कादरी को चूम रहा है और उसके साथ जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तस्वीर है, और नामवर सहाफ़ी भी कह रहे होते हैं ये देखें ये देखें ये देखें। वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी नहीं है, वो है यासिर शकील,
एडवोकेट जिसकी शक्ल थोड़ी सी मिलती है जस्टिस शौकत अली की। मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, 4 सालों से क्लैरिफाई कर रहे हैं, एक और दफा कर लेते हैं। वक्फा ले लेते हैं जेंट्स, वक्फा ले लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस खसूसी ट्रांसमिशन के साथ डॉन की इंतखाबी डिस्कशन जारी है। हमारे साथ डॉन न्यूज़ के नुमाइंदा ताहिर नसीर साहब हैं। हमें अपडेट करेंगे कि हनीफ अब्बासी साहब के वर्डिक्ट के मुतालिक क्या कुछ हो रहा है। जी ताहिर साहब। जी बिल्कुल, हनीफ अब्बासी समेत 8 मुल्ज़मान के खिलाफ एफिडेविट कोटा केस जो ज़ेर समाअत था, अदालत आलिया के हुक्म पर रोजाना की बुनियाद पर उसकी समाअत हो रही थी। आज डिसीजन का दिन था, तो उसके बाद 12:15 बजे तक जो दलाइल दिए जाते रहे, उसके बाद फैसला महफूज हो गया। ताहम अभी तक जो इंसदाद मंशियात अदालत के जज सरदार मोहम्मद अकरम खान है, उनकी तरफ से फैसला अनाउंस नहीं किया गया। 3 दफा जज साहब कमरा अदालत में आए और उन्होंने 1 घंटे का वक्त मांगा और अभी कुछ ही देर कबल वो कमरा अदालत में दोबारा आए और अदालती अमले ने यह बताया कि 10 मिनट बाद फैसला अनाउंस किया जाएगा। ताहम 10 मिनट का वक्त भी गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो एविडेंट कोटा केस का फैसला नहीं सुनाया गया। 6 साल कबल ये हनीफ अब्बासी समेत अपने हकीकी अब्बासी समेत कंपनी के 6 थैंक यू सो मच। सर जी मेरे ख्याल से जारी थी ताहिर नसीर साहब की एक मुख्तसर सा सवाल कर लीजिए। सवाल कर लीजिए उनसे कि इतनी देर क्यों हो रही है। जी वो खैर उन्होंने बता दिया। मुझे तो सवाल को कैसे पता होगा? मुझे सवाल असद रहीम से पूछना है क्योंकि पिछले सेगमेंट में वैसे भी खामोश थे। असद मुझे ये बताइए कि अदालत के अंदर थी कि इसका फैसला आई नो, लेकिन ये बात तो हम आपस में भी कर सकते हैं यार, बेचारे रिपोर्टर की क्यों फंसाया? एवन फील्ड के बाद से ये अगस्त 2 को ये डेट सेट की अदालत ने 2 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं जी 21 को दें। संजीदा इदारे को इस तरीके से रातों तक लोगों को बिठाना मुनासिब लगता है? अगर भी हुआ था, पहली बार भी हुआ तो जज और मोहम्मद बशीर कह रहे थे अभी फैसला आने वाला है, अभी फैसला आने वाला है। एक्सपेक्ट कर दिया उन्होंने बता दिया, उन्होंने असद बता दिया, उन्होंने कहा 10 मिनट का टाइम था और अभी तक फैसला नहीं आया। असद मुझे बताइए इतना लेट फैसला क्या अदालत की टाइम हो ना हो हनीफ अब्बासी की किस्मत का फैसला महफूज है। लेकिन हम तो मजे ले सकते हैं ना। लेकिन मुबशिर ये बताइए क्या इतने संजीदा मुकद्दस मुक़्तदर इदारे के लोगों को ये करना चाहिए कि इस तरीके से यानी रात गैर तक लोगों को जगाते रहें? पहले भी एक बार यानी देखिए, एक तो मैं पहले आपके सवाल के कुर्बान जाऊं, दूसरे मैं ये अर्ज करूंगा कि एवन फील्ड के फैसले से जो नज़ीर बनी है ना कि सुबह 11 बजे आना था और 4 बजे, तो बाकी जजों को भी ये अदा पसंद आ गई होगी। देखिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम भी एक चीज है यार मुजाहिद भाई। अच्छा देखो लेकिन बहुत शुक्रिया शामिल होने का, अपनी अपडेट देने का बहुत शुक्रिया सर। हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। और ये इसी नोट पे मैं एक बात जरा कंप्लीट कर दूं। जो बात हो रही है कि जी इतनी देर क्यों लगती है, तो एक जज साहब थे, उन्होंने यही फरमाया था कि इस तरह की बहुत एक अच्छी जजमेंट लिखना या एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जजमेंट प्रोसेस करना इज लाइक लेबर पेन्स, काफी देर लगती है ऐसे फैसले को नुमाया करने में। तो इसलिए फॉर द लव ऑफ गॉड किसी आदमी को लेबर पेन्स का अंदाजा भी नहीं होता। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, ये जज साहब ये मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। जी वाकई लाते तो बड़ी है ना हमें भी यार, मतलब ऐसी एग्जांपल्स दे रहे हो असद। लेकिन मेरे ख्याल में उसको कंक्लूड हो जाना नहीं, वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये थी कि जब 12 बजे सर एग्जाम्पल सर मुबशिर साहब एग्जाम्पल सिर्फ इस हद तक था कि कुछ देर लग जाती है, फिर जब फैसले जब कमजोर होते हैं या शैलो होते हैं या उनको सबसे जो अप टू डेट कानून होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसमें जब नहीं शामिल होते तो आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस तबाह हो जाती है। तो अगर आप थोड़ी सी देर और मुंतजिर रह जाएं और फैसले का इंतजार कर लें, मेरे ख्याल से एक बात ऐड करूं, देखिए बहुत से लोग जो है गिला शिकवा कर रहे हैं। ANA FIR काटी, मुकदमा दर्ज हुआ, वो लोग
वो काम कर रहे थे, डजंट कम अंडर द गवर्नमेंट, रिटायर्ड जनरल इस फोर्स को हेड करता है। और ये भी जहन में रखिए, मसला ये है कि कोई भी नहीं बहस करेगा कि आपके नुमाइंदे जो होने चाहिए दे शुड हैव इम्पेकेबल इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के कमाल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, मगर दैट बीइंग सेड प्रोसेस भी उतना ही शफाफ और इम्पेकेबल होना चाहिए। जितनी जल्दबाजी इन्होंने दिखाई है उतना ही किसी के लिए कठिन है, किसी के लिए साजगार है ये इलेक्शन का माहौल। मसला ये है कि जो एक पूरी फिजा के ऊपर गुफ्तो शनीद होती है और सवाल उठते हैं, इसीलिए उठते हैं। सही बात है। और दूसरा ये है कि महज क्या ये इस केस के मेरिट्स जो है, इस केस के मेरिट्स, क्या ये मुनासिब है कि इलेक्शन से 4 दिन पहले एक उम्मीदवार के बारे में इतना तवील, इतना थका देने वाला और प्रोसीडिंग चलाई जाए, जब ये तय हो या जब ये 15 दिन पहले कर अगस्त में था, आपकी ख्वाहिश पे पीछे ले गए। ये इल्जाम के दिन तक आप ये करेंगे फैसला। बट एफेड्रीन का कोटा, एफेड्रीन के कोटे की जो एलिगेशन थी वो तो इस केस से भी कई ज्यादा पुरानी है। वो प्रोसीडिंग्स फिर इसी तरह चलती गई। अब मेरे ख्याल से हम इंतजार तो नहीं कर सकते। 2010 से बात शुरू हुई, जून 2012 में केस रजिस्टर हुआ, फिर 2014 में उनके खिलाफ फैसला आया। इतना ये प्रोलॉन्ग किया जा रहा है और अब यकायक इतनी जल्दी, और वो भी एक ऐसे हल्के में जिधर आपको पता है कांटे का मुकाबला, एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, कांटे का मुकाबला है क्या नाम है उनका, हरदिल अजीज शेख रशीद साहब, और बहुत काम किया है बाय द वे। नो लव लॉस्ट फॉर द जेंटलमैन। अदालती फैसले जो आते हैं ना ये स्लो स्पीड में, ये इस्लामाबाद से ही चले ससुराल का हिस्सा है, बट लॉस्ट फॉर हिम, काम बड़ा किया इन्होंने। ये इस्लामाबाद से ही खबरें आती हैं कि ये जी स्लो स्पीड में फैसले हो रहे हैं, और अभी 10 मिनट और अभी आधा घंटा और अभी 3 घंटे। लेकिन कराची में जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतें वो बहुत स्मार्ट और मुस्तैद हैं। मसलन आप देखें, एक दिन उन्होंने राव अनवार की ज़मानत की कि वो मौके पर मौजूद थे, नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल करने के सिलसिले में उसकी ज़मानत हो गई। उसके फ़ौरन बाद जो है पुलिस मुकाबले के बाद नकीबुल्लाह महसूद की और दूसरे साथियों की लाशों के साथ पिस्तौल और दस्ती बम रख दिए, इस पे ज़मानत हो गई। और आज इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने राव अनवार साहब की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो देखो ये होता है मॉडल, मॉडल प्रोसीडिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ यार, मतलब बिल्कुल देखो यार एक सेकंड, सॉरी आप लोग, ये बहुत सुन लिया मैंने। नो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं बोलता रहूंगा जो बॉक्सर है आबिद बॉक्सर, नहीं यार मैं तुम्हें आबिद बॉक्सर की नहीं सोच रहा, तो मेरी सुन लो, मैं तुम्हें बॉक्स आके करूंगा यार अब। थैंक यू, ओके। मैं तो इतना कहना चाह रहा था कि यार देखो, माना कि हमारे यहाँ कचरा है, माना कि हमारे रोड खराब है, लेकिन कराची कारोबारी शहर है, यहाँ पे तेज रफ्तार में काम है। आप लोगों की तरह डीले नहीं है यार। और ये कि सुबह दस्तखत हो जाते हैं, बेल मिल जाती है, कोई रात तक वेट नहीं करना पड़ता है। एक तो यार 4th गियर में चुकते हुए तुम कहो कि यार जल्दी करना है केस, और फिर फिनिश लाइन से पहले तुमने हैंड ब्रेक खींच ली ची मार के, हाँ कि नहीं, गाड़ी घूम जाएगी, फिर हाँ गाड़ी घूम रही है, अभी हेयर पेन कर रही है, हर जगह धुआं है, रबर की स्मेल है। ये तो है तुम्हारा इस्लामाबाद यार। बल्कि कुछ मिसालें तो ऐसी भी है कि तुसी अगले 10 मिनट से दलाल मुकम्मल करो, असी सजा भी सुनानी। हाँ एग्जैक्टली, ये भी हाँ, सॉरी ये 5 मिनट्स आर अप। हाँ, लेकिन असद कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि पास मिडनाइट हो जाए या कुछ ऐसा? जी कोई टाइम लिमिट होती है असद? नहीं वो वैसे टाइम लिमिट पहले एक उम्मीदवार के हवाले से नहीं, आपने वसत साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी के अदालतों की बात की। टाइम बताए ना, मुजाहिद बरेलवी साहब ने सोना भी है, कब तक आएगी? उसमें तो बाकायदा लिमिट अभी तो जागना शुरू हुआ, उनका तो जागने का टाइम महर क्या हो गया। उन्होंने अपने अच्छा ये आपको पता है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी क्लियरेंस दे दी है कि इंटरपोल से राब्ता किया जाए डार साहब को वापस लाने का। एंड मैं देख रही थी कि अप्रैल में ही इसी साल इंटरपोल से रिक्वेस्ट की गई थी आपके साबिक एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब को भी वापस लाने का। उन्होंने अपनी इंटरपोल की कॉन्स्टिट्यूशन की शिक नंबर 3 का हवाला दिया और कहा हम नहीं ला सकते, दे पेड नो हीड टू इट। अब द $1 मिलियन क्वेश्चन इज के इसाक डार साहब जो चलते फिरते भागते दिखाई दे रहे हैं आपको ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर, बेकर स्ट्रीट के ऊपर, आगे पीछे, और बड़ा वो दैट पिक्चर वाज रियली शॉकिंग फॉर मी जब वो हाथ पकड़ के अलविदा कह रहे थे मियां साहब को, खुदा हाफिज कर रहे थे व्हेन ही वाज हेडेड बैक अपने अरेस्ट के लिए। आई वंडर क्या वो अब खुद आएंगे वापस, या ये पूरा एक इंटरपोल अगर इसको हीड कर भी ले या
इसको सीरियसली ले भी ले इस रिक्वेस्ट को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो फॉरवर्ड की है, और अगर ना करे विल ही कम बैक हिमसेल्फ और नॉट? एटलीस्ट मुझे तो लगता है नहीं आएंगे। मुजाहिद साहब से इलेक्शन कमीशन को जब एक बात उन्होंने तय किया था ना कि जनाब हम 1 माह तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करेंगे जो कैंडिडेट हैं। सर ये नहीं एक बात या बाजी साहब का वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, इसाक डार की बात कर रहे हैं। नहीं इसाक डार की बात हो रही है ना, अरे तो 2 मतलब ये कि अब इलेक्शन में रह गए 72 घंटे। अब बाजी साहब के बारे में ये फैसला अभी तक नहीं हो रहा कि वो इलेक्शन मुहिम में जाने के बजाय शेख रशीद तो मोटरसाइकिल में घूमते फिरे गलियों गलियों मोहल्लों में, उन्हें मौका दिया जा रहा है। इसाक डार पे भी तो कोई बात करें। शेख रशीद will have a walkover। पहले अच्छा तो नहीं आए इसाक डार पे, I'm sorry, मेरा ख्याल था कि हनीफ अब्बासी इसाक डार पर आ रहे हैं, लेकिन हनीफ अब्बासी सर वो इसाक डार की बात कर रहे हैं कि इंटरपोल को वारंट जाएंगे तो इसाक डार साहब वापस आएंगे। हम वापस हनीफ अब्बासी साहब पे आ गए, लेकिन मुबशर साहब जो ये आपकी बैन अल-अक़वामी जो कवरेज हो रही है, फाइनेंशियल टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, में चाह रहा था अगर हम उस साइड पे भी आ जाएं, उधर भी आ जाएंगे यार। डार की तो बात करने दो, अगर मुख्तसरन डब्बी बात हो जाए क्योंकि बीच में हम हनीफ अब्बासी पे चले जाएं। 12 बजे तक बैठना है, क्या हो गया? अगले सेगमेंट में कर लेंगे। सरदार साहब की बात इंटरनेशनल असद इंटरनेशनल प्रेस जो है अगले सेगमेंट में कर लेंगे। मैं आपको एक अदालती जो है की बात कर लें, लेकिन कराची का पर्सपेक्टिव चाहिए इसाक डार साहब। कराची से मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, कराची से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इससे अंदाजा लगाएं कि रियासती इदारा एक जुनूब में जा रहा है और एक शुमाल में जा रहा है। FIA ने आज आसिफ जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर को जाली अकाउंट्स में 35 अरब रुपए की तरसील के जो केस चल रहा है उसमें उन्होंने मफरूर करार दे दिया है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, इन मफरूरीन को वजारत दाखिला ने जुमेरात को ECL से हटा दिया। अच्छा हाँ, ये हो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। कैसे है सर मुझे है या नहीं मुझसे पूछें। FIA मफरूर करार दे रही है, वजारत दाखिला ने नहीं करेंगे आप। सर हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, मुबशर साहब हमारा प्रोग्राम रिपीट चलता है ना, तो उसी तरह FIA का प्रोग्राम भी रिपीट में चल रहा है, उसको वो कर ले। भाई इलेक्शन के बाद क्या हो गया? नहीं इलेक्शन के बाद नहीं आया यार, मैं क्या इमरान खान असद रहीम बताओ यार, ये FIA और ये वजारत दाखिला एक पेज पे नहीं है, हालांकि वो बातें भी कर रहे हैं। इलेक्शन में भी तो बात करें। हाँ सर अगले सेगमेंट में करेंगे। सारे इलेक्शन की बात आप ये बता ही नहीं रहे खान साहब क्या बात करेंगे। अगर इसको 35 सीटें मिलती हैं और उसको 15 सीटें मिलती हैं तो सूरज कहाँ से दिखेगा? एवरेज हर आदमी नहीं यार, मतलब क्या हो गया? इलेक्शन नहीं हो रहा भाई, 26 को बात करेंगे यार, 26 को बात करेंगे। के सवाल के जवाब में एक और पूछ रहे हैं। नहीं मैं तो सर ट्रेनिंग यही होती है, जब जवाब नहीं होता ना तो अपना सवाल वक्फे के बाद तक ही रख लेते हैं, लेकिन सर उसके बाद हाँ आपने छेड़ बना ली है कि थोड़ी देर बाद पूछेंगे इसाक डार का क्या करेंगे। वक्फा ले लो यार, हम बोलते वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। सर जी ले रहे हैं सर, आपकी इजाजत के साथ, कराची शहर की इजाजत के साथ हम वक्फा लेंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन जारी रहेगी। लेकिन सबसे पहले हम बाकिर सज्जाद साहब की राय शामिल करेंगे, इससे पहले कि और डिस्कशन करें। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। खुसूसी इंतखाबी ट्रांसमिशन जारी है डॉन न्यूज़ पे। जिस तरह आपने सुना ताहिर नसीर साहब की खसूसी रिपोर्ट, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ की, कि इंसदाद मंशियात की अदालत ने फैसला सुना दिया है साबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कानून साज हनीफ अब्बासी साहब को ज़िंदगी भर कैद हो गई है। बाकिर साहब, पहले अगर आपकी राय ज़रा शामिल कर लें सर, आप ज़रा कम बात किया आपने। नहीं इसमें और सर जो सारे मुल्ज़मान हैं सर, जो शरीक हुए थे, सब में उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया है और सब बरी हो गए। जी बाकिर साहब। असद, इसमें 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं, उससे पहले एकदम ये एक्सपीडाइट करके फैसला क्यों सुना दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मेरिट ऑफ द केस देखें तो तकरीबन 7 साल से ये केस चल रहा है और एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है एफेड्रीन की। एफेड्रीन मैं लोगों को बताता चलूँ कि दवाइयों में इस्तेमाल होती है, लेकिन साथ साथ ये कंट्रोल्ड आइटम है क्योंकि ओपीएम से हेरोइन को बनाने में भी इस्तेमाल होती है।
तो वो इन्होंने एक तो पार्टी ड्रग्स में भी सर, और उन्होंने इल्जाम इन स्मगलर्स को बेची है पार्टी ड्रग्स बनाने के लिए। तो इन्होंने वो एक तो इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इंपोर्ट की अपने जो कोटा से बढ़ के, लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि उन्होंने फिर उसकी यूटिलाइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सके। अब ये नहीं पता, जब ये फैसले की तफसील आएगी तो हमें तभी पता चलेगा कि किस हद तक वो चार्जेस जो है ना, बताए ना कितनी फार्मास्यूटिकल्स हैं अब्बासी साहब के पास। एक ग्रे फार्मास्यूटिकल है गालिबन, और इनकी कंपनीज का इस वक्त तो आइडिया नहीं कि मैंने 2 फार्मास्यूटिकल जी जो इस केस में इन्वॉल्व थी, अब पता नहीं अब्बासी साहब की दोनों है या एक अब्बासी साहब की थी उसमें। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर हम देखें कि सारे जो शरीक मुल्ज़मान थे उन सबको फारिग कर दिया गया, तो ये किस्सा पॉसिबल है कि सिर्फ हनीफ अब्बासी पूरे शो को डायरेक्ट कर रहे थे और उनके साथ कोई और इन्वॉल्व ही नहीं था। तो मेरे ख्याल में जब ये फैसला आ जाएगा तफसीली, तो उसी वक्त हमें पता चलेगा कि कितने जो है लीगल रीजनिंग इसमें जो है वो कितनी साउंड है। बिल्कुल मुजाहिद साहब, आप भी सर इत्तेफाक करते हैं सर? सर मुजाहिद साहब आप मुझे तो मैं पहले भी मेरा ये ख्याल है कि एक तो इतना तूल तवील अरसे तक इसको चलाया गया, और इलेक्शन से 72 घंटे पहले मैं कोई कंटेम्प्ट या अदालतों के फैसले लोग कहते हैं जी इनके बारे में गुफ्तगू बाद में तो की जा सकती है गालिबन, लेकिन ये वो जो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है कि उन्हें आइसोलेट करके या उनकी जमात को, उनकी क़यादत को जो है वो उनके पास यकतरफा किया जा रहा है और लाडलों को छूट दी जा रही है, उस बयानिए को तक़वियत मिलेगी और उसके असरात बहुत गहरे असरात जिनकी बाज़गश्त हम कराची में भी सुन रहे हैं और पंजाब से शायद उसको मैं खाने मजीद तक़वियत मिलेगी। मतलब और अभी कौन से कुछ PTI के लोग थे, मैं कोई सिंगल आउट किसी को नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतनी ताख़ीर से जबकि इलेक्शन में सिर्फ 72 घंटे रह गए, मुस्लिम लीग नून के एक बहुत मुमताज़ रहनुमा जो माजी में कई बार कामयाब हो चुके हैं, उनका इस तरह और गालिबन सॉरी टू से मैं पहले भी कह रहा था कि जुडिशरी जैसे मुक़्तदर इदारे को उन्होंने इस तरह पूरा दिन जिस तरह गुजारा है, जिस तरह उन पर उंगलियां उठी हैं, ये मुनासिब नहीं लगता। बिल्कुल। मैं एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आपने जो कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, बाकिर ज़रार साहब जी ज़रार साहब, ये फौरी इंसाफ की जो बात की जा रही है, फौरी इंसाफ, अब क्योंकि इंसाफ अब फौरी है, लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्यों ज़रार साहब, क्या राय रखते हैं सर? मैं समझा नहीं। वो कह रहे हैं कि फौरी इंसाफ जो इन्होंने बात की, नहीं देखें इंसाफ फौरी भी है और नजर भी आ रहा है। अब ये देखें नहीं, मैं बाकिर के पॉइंट से एग्री करूंगा कि देखें डिटेल जजमेंट आएगी तो फिर हम इस पर प्रॉपरली कर सकते हैं। जो सामने चीजें हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे अभी मुजाहिद साहब ने कहा, मैं फिर वही दोहरा देता हूँ कि एकदम आप फास्ट ट्रैक करो, ठीक है यार, 7 साल से चल रहा है, अगस्त में अगर हियरिंग हो जाती है, अगस्त में आप ये सजा सुना देते, क्या हो जाता? अगर इलेक्शन जीत गए होते फर्ज करो तो नायल हो जाते, बाई इलेक्शन होती और तारीख भी तय थी अगस्त की, तो कोई मुझे कोई इसमें अनड्यू हेस्ट की जरूरत नहीं नजर नहीं आ रही थी। दूसरी बात के बाकियों को बरी कर दिया, अगेन विदाउट रीडिंग द डिटेल जजमेंट, इस पर कमेंट नहीं कर सकता, बज़ाहिर बहुत ही अजीब बात लगती है। एक चीज मैं बस क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ एफेड्रीन के बारे में। इसको दिस इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ प्रीकर्सर केमिकल, कि आजकल के जो ड्रग्स हैं जैसे मेटाम्फेटामीन एंड एम्फेटामीन्स को बनाने के लिए आपको एफेड्रीन की जरूरत है। अच्छा, इसके मेडिकल यूसेज भी हैं, इट इज यूज्ड जैसे ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स में और 2-3 और चीजों में। हेरोइन वाली बात में आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, लेकिन मेथाम्फेटामीन, आइस, इन तरह की चीजों के लिए बिल्कुल बनती है और ये बहुत बड़ी बिजनेस है। और अगेन आई विल एग्री विद बाकिर कि द केस वाज प्रीटी सॉलिड यार, मतलब इतनी क्वांटिटी थी। और मुझे याद है कि मैं ट्रिब्यून में था, मुझे बताइए 500 किलो एफिड्रीन का आप नहीं बता सक रहे, मार्केट वैल्यू यार करोड़ों में किया, इसकी मिस अप्रोप्रिएशन के ऊपर पास सो टू से मनी ट्रेल नहीं है जिस तरह पैनामा में नहीं थी, ना मनी ट्रेल है ना एफिड्रीन की ट्रेल है। सो लाइक यू नो आई अंडरस्टैंड, पहला मेरा नुक्ता था कि प्रोसेस हैज टू बी क्लीन एज वेल, जिस तरह पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की इम्पेकेबल रेपुटेशन होनी है, प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस शुड बी क्लीन। बट सर लेट्स नॉट फॉरगेट, हमें अपना जरा पर्सपेक्टिव भी सही रखना है। 500 किलो there is no doubt a lot is you know। और बस मैं थोड़ा सा एक मैं मेयर को सिर्फ एक थोड़ी सी कंडीशन और ऐड कर दूं कि मेयर ने 500 किलो की बात की, जबकि मैं अभी देख रहा था कि एक डॉन के एडिटोरियल जो सिर्फ पिछले साल का था
उसमें 9000 किलो एफेड्रीन की बात हुई है। हाय मेरे खुदाया। 500 किलो उसमें लिखा हुआ है कि कोटा था, 9000 किलो एग्जैक्टली बड़ी क्वांटिटी है जिसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिए। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए, क्वांटिटी का भी हमें एग्जैक्ट क्लियर नहीं, लेकिन जैसे मैंने सोर्स बताया कि डॉन के एडिटोरियल के मुताबिक 9000 किलो। अच्छा बड़ा शौक मुझे ये इंटरेस्टेड हूँ मैं जानने में कि मूसा गिलानी के को भी इस केस में इन्वॉल्व किया गया था एक उस सारे उसमें, वो क्या इसमें अभी भी हैं नहीं हैं? वो मखदूम शहाबुद्दीन थे जी। तो मेरा ख्याल में हमें वही, क्योंकि इस वक्त क्यों हम सेट पे ही जब बैठे हुए तो जजमेंट आई है, अभी डिटेल्स इसकी नहीं पता, तो देखना होगा क्योंकि इसमें और बड़े लोग इन्वॉल्व थे। मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो उस वक्त गिलानी साहब को रिप्लेस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी डेजिग्नेट हुए थे, सो ही कुडंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ दिस केस। लेकिन वहां के खुशनूद लाशारी साहब जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे, जो मुल्क से बाहर चले गए। और आपने क्योंकि जिक्र किया मुबश्शिर, आई रिमेंबर बैक इन द डे यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे, आई आस्क्ड हिम अबाउट दिस। बिल्कुल, ही सेड एक्चुअली उन्होंने कहा कि मेहर आपको तो पता है ये एएनएफ फौजी हेड करते हैं, रिटायर्ड जनरल होता है इसका हेड, आपको पता है ये तो साजिश है मेरे बेटे के खिलाफ, आपको पता है ये कहां से बन रहा है सारा कुछ। तो ये किस्से भी हम पुराने सुनते आ रहे हैं यार, बस अब कोई हनीफ अब्बासी को हीरो ना बना दे खुदा की। हाँ, मैं अगर होता मेरे ख्याल में अखबार में, बट यू नो द टाइमिंग कुछ ऐसी है जिस तरह यही तो टाइमिंग का है उसके साथ में, ये उस टाइम पे गिर रहा है जब एक नैरेटिव खलाई मखलूक का है। मैं अगर अखबार, सारा टाइमिंग का इशू है जो उनके में जाएगा, वरना केस जो तो काफी अरसे से बिल्कुल। इस पे सर अब आखिरकार सेगवे कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर असद मेरी एक बात सुन ले मेरा भाई, मुतनाज़ इंतखाबात की बात हो रही है। जी मुबश्शिर साहब, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं होता अखबार का एडिटर तो मैं हेडलाइन लगाता कि हनीफ अब्बासी ड्रग्ड फॉर लाइफ या एफिडेंट फॉर लाइफ, इसलिए तो मैं एडिटर नहीं हूं। हाँ यही मसला है। फिर मेरे ख्याल से आने वाले दिन आपको अखबार में नहीं आने दे, नहीं कभी भी यार, इसी तरह की हेडलाइन आपको अगर कोई चांस था तो आज के बाद चांस नहीं है। करना एक आर्ट है। अच्छा खैर, अब तो अखबारों में एडिटर ही नहीं होते, छोड़े ये भी सर फाइनेंशियल नहीं, ऐसे एक्चुअली आई वांट टू नो कि वसतुल्लाह खान साहब क्या सुनाएंगे अगर आपके हाथ में होता। इज पॉसिबली द मोस्ट क्रिएटिव वन ऑफ अस इन दिस लॉट। क्या शायद सुर्खी बनाए आप वसतुल्लाह खान साहब? असद, ये बैनुल अक़वामी प्रेस क्या लिख रहा है? सर ये आपकी सर बहुत ही पॉजिटिव नहीं ये सर आपने जो सुर्खी सुनाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ सुन के। सर बैनुल अक़वामी प्रेस ये कह रही है, फाइनेंशियल टाइम्स का ये कहना है कि बड़े साल बाद इस तरह के मुतनाज़ा इंतखाबात देखने को मिलेंगे। दीज आर द डर्टीएस्ट इलेक्शंस इन ईयर्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा इस पे ओपिनियन भी नुमाया की है जिसपे उन्होंने कहा कि कलादम तंजीमों का भी एक बुनियादी किरदार होगा इन इंतखाबात में। ये किस तरह का मुल्क है जहाँ कलादम तंजीमें सियासी लीडरान का जो रोल है वो इख्तियार कर सकती हैं। फिर सर आप इकोनॉमिस्ट को ले लें, इकोनॉमिस्ट ने भी कहा कि इख्तियारात की तकसीम कहाँ गई जब गैर जमहूरी कुव्वतें आपके वो रियासत को इस तरह चलाएंगी, इंतखाबात को इस तरह चलाएंगी। इसमें सर जो थोड़ा सा कैविएट है वो ये है कि इन तमाम बायलाइंस में, यानी वो लोग जिन्होंने इन तमाम आर्टिकल्स को लिखा है वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो यहाँ के ही रिपोर्टर्स हैं जो एज एक्सपर्ट्स फिर उधर जाके इस तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं। तो ये एक तो बाकर साहब की भी ज़रा राय शामिल करेंगे। मैं ज़रा अगर वसत साहब से भी पूछ लूँ, ये सर क्या इन इंतखाबात को मुतनाज़ा करेगा या हमें वही कहना चाहिए जो हम हमेशा कहते हैं कि जी बैनुल अक़वामी रिपोर्टें एक तरफ, जो हमें ऑन ग्राउंड जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वही हम देखेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे? देखिए, ये जो आपने दलील दी ना कि जी लोकल रिपोर्टर ही होते हैं, तो 90% तो यही होता है जो इंटरनेशनल प्रेस में भी ब्लॉग्स वगैरह लिखे जाते हैं या रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स वगैरह हैं, यहीं के लोग होते हैं। अब देखना ये है कि जो ये रिपोर्ट कर रहा है या एनालिसिस कर रहा है या ब्लॉग लिख रहा है, उसके अगर क्रेडेंशियल साउंड है तो फिर हमें जाहिर है कि अच्छा, फिर दूसरे ही कि उनका अपना भी जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, अब वो किसी अब्दुल गफूर से मेरा नहीं ख्याल कि वो लिखवाएगा, वो भी कुछ ना कुछ चेक करता होगा। तो ये एक वो है, दो तरफा ताल्लुक़ है।
हम जो है एग्जैक्ट की स्टोरी खुद नहीं करते, न्यूयॉर्क टाइम्स की वजह से कर लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, अल जज़ीरा वाले, BBC वाले, ये सारे के सारे यहीं से चलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फॉरेन प्रेस में ख़बर छपे किसी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाम के साथ और वो बैकफायर हो जाए, बहुत कम ऐसा होता है। अब वहाँ पे फिल्टर ज़रा ज़्यादा होते हैं। नहीं, वो फिल्टर्स होते हैं और कुछ ऐसी इश्यूज होते हैं जिस पे वो इतने फिल्टर लगा देते हैं वो खबर ही खत्म हो जाती है। जैसे फर्ज करें कि अगर इजराइल 300 फलस्तीनियों को मार दें तो वो ऐसे कहेंगे कि 300 फलस्तीनी आए थे और पता नहीं कैसे मर गए बेचारे, मतलब पता नहीं हर्ष खा गए। न्यूयॉर्क टाइम्स अगर ये लिखे कि डर्टीएस्ट इलेक्शन है तो इसी स्लैंड पे अमेरिका अगर ये कि पाकिस्तान की डर्टीएस्ट इलेक्शन है, सॉरी टू से, जी जी सॉरी टू से, मैं ये कह रहा था कि अगर ट्रम्प का न्यूयॉर्क जी इसी स्लैंड पे मुबशर साहब ये जो बात की जा रही है माशाल्लाह इलेक्शन जो है इसके बारे में हुसैन नदीम साहब ने भी बड़ी बात की थी कि जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा उसी तनाजुर में आपके तमाम बैनुल अक़वामी जो ये कवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल मिलिट्री के तनाजुर में देखी जाती है, वो उस प्रिज्म से आगे बढ़ते ही नहीं है। वैसे तो मुल्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तो मेरे ख्याल से इस बात में थोड़ा बहुत वजन है। नहीं बिल्कुल है। और देखो दूसरी बात है यार, मतलब उनको कहो यार तू पुतिन को तो संभाल यार पहले। हाँ मतलब पहले तुम पुतिन को संभालो फिर हम हमारे बारे में। असद इसमें ये होता है, देखो हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बात करे, वुसत ने बताया जो सरकारी ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी यही बात कर रहा है, तो उन बैनुल अक़वामी जो पब्लिकेशंस हैं वो उसको क्रेडेंस ज़रूर देते हैं। यही बात हो रही है बिल्कुल कि अगर हमारे अपने ऐसे इदारे जो राइट्स के हवाले से काम करते हैं अगर वो इंटरव्यू देंगे और उनके इदारे की तरफ से एक प्रेस रिलीज आएगी तो इवेंचुअली इंटरनेशनली भी और लोकली भी उसको ज्यादा मतलब बुनियादी तासुर तो पाकिस्तान के अंदर ही बन रहा है ना, बिल्कुल। अब उसको वो उठा के अपने तौर पे थोड़ी बहुत कलरिंग कर लेते हैं। आप में से किस लग रहा है कि एक बैनुल अक़वामी तौर पे इतना शोर शराबा जो है लेजिटिमेसी ऑफ 2018 इलेक्शंस को हर्ट करने के लिए भी किया जा रहा है? यार देखिए आई थिंक लिसन आई मीन ऑनेस्टली इमरान खान यार हमारी एस्टैब्लिशमेंट का ये एक ऐसे वक्त में ज़रार एक ऐसे वक्त में जब आपको एक्सटर्नली भी इतनी थ्रेट्स का सामना है, फ्रॉम योर एनर्जी कॉरिडोर से लेके डीप सी तक आपको पता है कि एक माहौल बना हुआ है। अमेरिका भी अब हकानी नेटवर्क नहीं, लश्कर तैयबा को भी अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है, उसने उनके अंदर भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को कह दिया कि हमारा ही काम है इसको सब कुछ खत्म करना, एंड यू नो दे इंक्लाइन टुवर्ड्स इंडिया एज वेल। सो ये सब कुछ देखते हुए शायद हमारा भी काम है कि हम देखें यार ये कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत एक इलेक्शन को लेजिटिमेट करार दे दें और सवालिया निशान बना दें कि और अगर इसी बात का अगर जवाब हम वक्फे के बाद ले लें, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। बात यही कर रहे थे कि बैनुल-अक़वामी तज्ज़िया, बैनुल-अक़वामी रसाले यही बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात मुतनाज़िया होते जा रहे हैं और इस पर बहुत ही तामीरी नुकात बाकर साहब ने भी उठाए, मेहर साहबा ने भी उठाए। मुबशर साहब अगर हम थ्रो करें टू कराची इन जनरल, क्या राय रखते हैं जनाब? देखिए जैसे मैंने कहा कि बाहर वालों को जो है एक माइक्रोस्कोपिक विजन से वो देखते हैं पाकिस्तान को, और इसमें ये बात तो है कि जहाँ ज़ाहिर है धुआं उठता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल हवा में बात होती है। जैसे वुसत और ज़रार ने भी कहा कि फ़िल्टर्स होते हैं, पर अगर मुल्क के अंदर से आवाज़ उठ रही है तो ला महाला वो आवाज़ बाहर भी आपको सुनाई देगी। और ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर जो है थोड़ी सेंसरशिप भी हो, थोड़ी लिमिट्स भी कर दी जाएँ बात करने के ऊपर, तो आपको बाहर ये खासी आवाज़ सुनाई देती है। मैं अथॉरिटीज़ को अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर आप रोकेंगे मुल्क के अंदर आवाज़ उठने से तो जाहिर है बाहर ये 2018 है ना, आपको वो चीज़ सोशल मीडिया पे मिल जाए। 100% मुबशिर, मगर कहाँ रोका जा रहा है? मुझे नहीं रोका गया, आपको नहीं रोका गया,
आई मीन लेकिन कितने का नाम शायद सही है। एक जियो पे कहते हैं कि वो उस दिन मुनीब कह रहे थे हमें एक शो में कि मैं इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकता, तो यार वो उनके अपने मसले हैं। मुझे पता है किसको हमारी नशियात चले, हमारे इश्यूज चल रहे हैं इदारे के साथ, वो ठीक है। मुझे वैसे बताइए किस हम अगर आपने जियो की एक मिसाल सिविल मिलिट्री इश्यूज के ऊपर तंकीद करती हूँ, आप उतनी करते हैं। हम फॉरेन मीडिया तक अभी बात कर रहे हैं, फिर इंटरनल आ जाएंगे। फॉरेन मीडिया की बात कर रहे हैं। मैं अगर एडिटोरियल डेस्क पे बैठा हूं, जो डिस्क्रिपेंसी को अगर बड़ी डिस्क्रिपेंसी हमें नजर नहीं आ रही, जो पे बैठा हूं, अल जजीरा की, CNN की, फॉक्स न्यूज की, BBC की एडिटोरियल डेस्क पे बैठा हूं और मेरे सामने इस तरह की खबरें आ रही हैं कि HRCP ने ये स्टेटमेंट दे दिया है, ये सरकारी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका ये स्टेटमेंट है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट 1 और 2 उनकी तरफ से एक ही तरह का गीत गाया जा रहा है। सिविल सोसाइटी की जो सरकर्दा तंजीमें हैं वो भी एक राग में बात कर रही हैं। तो क्या मैं फॉरेन डेस्क पे बैठ के इस खबर को इग्नोर कर दूं कि यार ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? क्या फॉरेन डेस्क की जितनी भी खबरें या फॉरेन करें सर, मगर दूसरी साइड भी देखें। हुसैन सैयद जब नून चले गए तब क्यों नहीं सवाल उठते? ज़ईम कादरी चौधरी निसार ने तो अपने तई पार्टी छोड़ी। मेहर मुशाहिद हुसैन सैयद या ज़ईम फॉरेन मीडिया से क्या ताल्लुक है? नहीं, इसका क्या कनेक्शन है? फॉरेन मीडिया से क्या ताल्लुक है? ट्वीट आती है, सुप्रीमेसी को चैलेंज यार किया इसका जाता है फॉरेन सबसे मीडिया पहले। से हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन फॉरेन मीडिया के लिए मुशाहिद हुसैन या ज़ईम कादरी की साइड स्विच करना स्टोरी नहीं है, ठीक है? यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज आपने सुनो, महर सेक्सी हेडलाइन तो तब बनती है जब सेक्सी लोग ये बात करते हैं ना। यानी आज हमने अभी बात की कि साबिक आपके चेयरमैन सेनेट और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज खुल के बोल दिया। हम यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि नहीं वो गलत बात कर रहे हैं या वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि आसानी से हजम होने वाली नहीं है। लेकिन जब वही चीज रिपोर्ट होगी, वही चीज आप मनी ट्रेल ना दें, आप एफेड्रीन ट्रेल ना दें। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। या तो फॉरेन मीडिया पे बात कर रहे हैं या लोकल पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं? अच्छा, तो हम ये भी बात करें कि अभी तक मुफ्ती मुनीब मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से चांद क्यों नहीं देखते? वो दूरबीन लगा के क्यों नहीं देखते? यार अब ये भी बात कर लेते हैं ना फिर। यार कैन आई जस्ट सम दिस अप? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बात बताएं, हमने जी बोलिए। हाँ ओके, आई एम गोना सम इट अप यार। देखो जब बशीर भाई ये बागर साहब, ये ज़रार साहब बस एक मिनट समाप्त कर लें, फिर आपकी भी अगर IGI बने तो कोई नहीं है। आज आप ये भी कहें वो भी गलत। इसका फॉरेन मीडिया कवरेज से किससे क्या ताल्लुक है? वो गलत नहीं था, उसके नहीं गुनाह गिनवाने। मैं तब गुनाहगार नहीं था, जुनेजो से लेके गिलानी तक मुझे कोई मसला नहीं था। इसका फॉरेन मीडिया कवरेज से क्या ताल्लुक है जब मौजूद डिस्कस हो रहा है? जी, मैं शुरू करना चाह रहा हूँ मोहिंजोदाड़ो से या शायद फिर मोहम्मद बिन कासिम से। अगर हमें सारी चीजें यही ला रहे हैं तो फिर हम ये भी बात करने वाले। यार कैन वी टॉक अबाउट, यार औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत कमजोर क्यों हो गई थी? जरा इसके बारे में। आम जी देखिए, असल में मसला क्या था कि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी थी कि वो ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी। नहीं यार, मतलब ये बात देखिए महर वी आर सब्जेक्ट से समाप्त कर रहे हैं। यार आई वाज ट्राइंग टू अगर कोई मौका देगा तो मैं समाप्त कर लूंगा। ये इनका प्रॉब्लम ही ये है, ये सुनते ही नहीं है यार। मतलब ये इनका, मेरी बात सुन लेगा थोड़ी सी कि देखें हम दो चीजें साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक तरफ फॉरेन मीडिया की बात करें, दूसरी तरफ हम लोकल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। फॉरेन मीडिया को वो चीज़ें वो उठाता है जो ज़ाहिर है कंट्रोवर्शियल होती है, बिल्कुल, और यही हमारा मीडिया, लोकल मीडिया पे इसी पे चलता है ना। मगर उनके लिए अगर इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम क्रेडिबल अथॉरिटीज़ लाइक यू नो योर opposition leader in Senate saying something, so they will run it. Yes. यार उनका तो काम है भाई, उनका काम है करना। क्या आप दूसरी बात है, अगर हमारा भी यही, आई थिंक मैं खामोशी रह जाता हूं। आप में से सॉरी आप लोग सीनियर लोग बैठे हैं, मेरा सर मेरी एक क्या बात सुन ले, आपकी बातें ही सुन रही हैं जी हम, और किसकी आप बातें सुन रहे हैं? हेडलाइन सुन ले, Financial Times, Pakistan heads for dirtiest election in years. Candidates allege widespread interference by because your HR Human Rights Commission has said it. Pakistan prepares powerful military. मेहर your Human Rights Commission. एक सेकंड, इस मुल्क में मिलिट्री पावरफुल बन नहीं रही।
मुबशर इस मुल्क में मिलिट्री पावरफुल कब, कंट्रोल डेमोक्रेसी कब नहीं रही, बहर हम बात किस पे करना चाह रहे हैं, मुझे सिर्फ एक दफा पता लग जाए अगर हम एक काम करते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर को बीपर पे ले लेते हैं, उसे पूछते हैं कि यार आपने क्यों हेडलाइन डाली। यार आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी कीप डिस्कसिंग दिस नॉन इशू अगेन एंड अगेन। सिंपल, मैं दो चीजें कहूंगा यार, उसके बाद जिसने भी जो बात करनी है प्लीज कर लें, अगर मुझे इजाजत दे कोई। हाँ ओके, अच्छा, मैं उस कंक्लूजन के इंतजार में था। जी ज़रार साहब, आप समाप्त कर रहे थे। मैं समाप्त, हाँ मैं पिछले 2 घंटे से ही समाप्त कर रहा हूँ। जी देखो यार, जब आपको पता है ना कि आपकी गली में कीजिए, कर ही रहा हूँ ना यार, अगर जब आपको पता है कि आपकी गली में डाकू घूम रहे हैं तो बेहतर होता है कि गेट को ताला लगा दिया करें। ठीक है, सिंपल बात है, मौका ना दे। उसके अलावा मैं कहूँगा कि ये जो सारी स्टोरी है ये तमाम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में, ये सब झूठ है। खुद ठीक है, इमरान खान ने भी आज यही कहा। अब आगे हम कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ आई एम सेइंग इट। ज़रार साहब एनालॉजी इंतहाई खूबसूरत थी। मैं बाकिर साहब की भी एक लाइन में कह सकता हूँ, एक लाइन मुजाहिद साहब की भी सुन ले। आप एक लाइन सिर्फ मुजाहिद साहब की भी सुन ले। रिपोर्ट कर रहे हैं सर बाकिर साहब मुजाहिद साहब के बाकिर साहब ने बहुत देर में बात नहीं की। अच्छा, आप यकीन जाने जी बाकिर साहब, वो एक चीज है कि जो कुछ हमारे मुल्क में रिपोर्ट हो रहा है वही इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है। जो इस वक्त क्वेश्चन है वो ये है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जो आने वाली गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी पे, उसकी एक्सेप्टेंस पे, वो चीज़ हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें लगी हुई है और जिस तरह से हम एक्सप्लेन करें हम वो एंगल नहीं देख रहे, क्योंकि ये सीरियस पब्लिक जो था कि एक परसेप्शन का क्राइसिस बनता जा रहा है अगली गवर्नमेंट के लिए। जब पॉलिटिशियन से बात करते हैं उनके वो भी परेशान है कि जनाब ये किस तरह से एक रिपोर्टिंग हो रही है। हमें मेरे ख्याल में ये जो जैसा मैर ने कहा ना कि हमें पहले अपने घर में यहाँ पर ये इश्यूज को एड्रेस कर लेना चाहिए। जब आपका HRCP ये कहेगा, आपके लोकल पेपर्स कहेंगे, तो क्यों नहीं इस स्टोरी को इंटरनेशनल मीडिया पिक करेगा। आई थिंक बिल्कुल सही कहा है जनाब। मैं सिर्फ ये कहूँगा, ड्यू रिस्पेक्ट में हमारे उस्ताद मोहतरम HRCP के मोहतरम आई रहमान साहब का शायद ये आया था जिसको कोट किया जा रहा है, डस्टिस इलेक्शन तमाम तरह एहतराम के साथ, क्योंकि हमने पास में इलेक्शन देखा है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इलेक्शन से होने से पहले ये बहुत हार्ड वर्ड मुझे लग रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में। ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आई थिंक बाकिर का जो पॉइंट है, मेरे ख्याल में बिल्कुल बाकिर का पॉइंट जो है ना वो बहुत वैलिड है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि फैटफ जब ये तासुर कायम करेगा पाकिस्तान के बारे में, अच्छा या बुरा, US स्टेट डिपार्टमेंट, नई दिल्ली, बीजिंग, तो वो नवाए वक्त और जंग की बुनियाद पे नहीं करेगा। वो इसी फाइनेंशियल टाइम्स, इसी गार्जियन, इसी न्यूयॉर्क टाइम्स, इसी वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसी अल जजीरा की बुनियाद पे कायम करेगा। तो वो तासुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट। पता है मुझे जो, पता नहीं, आई होप ऐसा ना हो, मुझे जो सिनेरियो लग रहा है, जिस तरह ये चीज़ें चल रही हैं और कुछ बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के भी हो रही है और कुछ वाकई हो रही हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। मुझे डर है कि यार पिछली में इलेक्शन के बाद हमने क्या देखा, PTI की कांस्टेंट प्रोटेस्ट, ये इलेजिटिमेट है, ये पार्लियामेंट इलेजिटिमेट है ना, और बाकी सब कह रहे थे कि 4 हलकों पे और 4 हलकों पे और सिर्फ 4 हलकों पे, राइट, वहां से बात शुरू हुई थी ना, और बाकी सब कह रहे हैं यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। मुझे ये लग रहा है, मैं कैन फिनिश माय सेंटेंस, वो सिर्फ उसको पुश कर रही थी और 4-5 नहीं, I'm not you, I meant बाकिर, sorry, my apologies। तो इस दफा एक बड़ा क्राइसिस अनफोल्ड हो रहा है बिल्कुल आपके सामने। मैंने कहा मेहरी गूंजेगा खामोशी में। तो अब आप हमारी हर खबर पर महर, आप लीडिंग एंकर हैं यार, मतलब हम लोग भी और जब मैं पाकिस्तान में सुनता हूं, मैं लानत भेजता हूं इस पार्लियामेंट पे, यार मैं क्यों नहीं उठा रही है खबर, बाय द वे इस पे एडिटोरियल क्यों नहीं लिखा, या एग्जैक्टली आर्टिकल क्यों। मैं यार एक थोड़ी सी फनी नोट पर अब आएंगे अगर तो भुगतेंगे। सही बात। देखो यही मसला है ना, मुझे लग रहा है कि अगली दफा अगर PTI फॉर एग्जांपल बैठी हुई है इन पावर, तो बाकी सब क्वेश्चन कर रहे होंगे, बड़े एक अजीब सिचुएशन बनने वाली है। सही बात, बड़ी एक। अच्छा वाइंड अप कर दे, मैं एक थोड़ी सी एक फनी नोट पे एंड कर दूं अगर आप चाहें। यार क्या हो रहा था PCR, हाँ अब तक तो पता नहीं क्या हो रहा था यार, ये PCR वालों वो जो टिप्स वाली तस्वीर है अगर वो स्क्रीन पर ले तो आज मैंने सोशल मीडिया पर देखी है कि यार सियासत का लोग फायदा कैसे उठा रहे हैं। अब आपको पता है कि रेस्टोरेंट में वेटर्स जो है वो काम करते हैं किस चीज़ पर,
टिप पर। तो या लिसन टू दिस, वॉच दिस। हाँ, तो रीनाज किचनेट है एक लाहौर में, उन्होंने एक बॉक्स लगाया हुआ, उस पर लिखा हुआ है टिप वॉर, नीचे एक डब्बे पे बल्ले का निशान है और एक पे शेर का निशान है कि यार देखो आप किसे ज्यादा पैसे देंगे। मनी ट्रेल यहाँ पे भी नहीं दे रही होगी यार। सो यार ये प्रूफ है धांधली का। ये देखो, ये मनी महर यहाँ पे भी मनी ट्रेल नहीं है। सो गुड, पूरा मुआशरा आपका सियासी हो रहा है, ये देखो पॉजिटिव पॉइंट, पूरा मुआशरा बेदार हो रहा है, सियासी हो रहा है, ये गुफ्तगू हो रही है। आई लव इट। नहीं जी, इसलिए आपको ज्यादा एवेन्यूज चाहिए, एंटरटेनमेंट आपको चाहिए, ताकि लोग जरा सियासत से, और अगर आप ये किस तरह की एंटरटेनमेंट असद, तीफा इज इन ट्रबल डूड, तीफा इज इन ट्रबल, वैसे दिस इज एंटरटेनमेंट डिबेट है। वैसे अगर मेहर साहबा जल्दी से क्लोज करने से पहले अगर तीफा इन ट्रबल पे ये जो बॉयकॉट किया जा रहा है, विमेंस राइट्स ग्रुप्स बॉयकॉट कर रहे हैं, फेमिनिस्ट बॉयकॉट कर रहे हैं कि जी इधर हरासमेंट हुई है, इस चीज को इस तरह नॉर्मल सी से नहीं देखा जा सकता, क्या राय रखती हैं? फिर कंक्लूड करें। 2.5 करोड़ की बिजनेस हो गई है, कौन सा बॉयकॉट कर? और कोई आपकी हिप के ऊपर कोई कोई मशीन नहीं लगी होती जो ये रिकॉर्ड करे कि किसने आपको हरास किया, किसने नहीं। वुमन यानी आई विल डिसाइड इफ आई फील हरास्ड, आई विल डिसाइड इफ द लाइंस आर क्रॉस्ड। No man will decide that. I will decide how I feel. लेकिन जैसे आपने देखा इस खसूसी ट्रांसमिशन में हर तरह के मौज़ूआत हुए, बेशक अदालती हो, सियासी हो या समाज से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई अहम मसाइल हों। उम्मीद है आपको आज का ट्रांसमिशन पसंद आया होगा। मुझे महर बुखारी साहिबा, बाकर सजाद साहब, वसतुल्लाह खान साहब, मुजाहिद बरेलवी साहब, मुबशिर जैदी साहब और लास्ट सर्टेनली नॉट द लीस्ट ज़ुरार खोड़ो साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।